देखिए, राहुल गांधी ने जो है भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो उनकी राजनीति है, तो सबसे पहले उन्होंने उसमें चुनाव, तो देखिए कोई भी लोकतंत्र में किसी पार्टी का नेता होता है तो चुनावी राजनीति तो करता ही करता है। लेकिन राहुल गांधी ने चुनावी राजनीति के साथ साथ समाज के सभी वर्गों की को संबोधित करते हुए उनके रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसको समझने का प्रयास बहुत बेहतर तरीके से किया है। वो लगातार जो है हर कभी कुलियों के बीच में दिन बिताते हैं, कभी किसानों के बीच में, कभी मखाना किसानों के बीच में, कभी मोटर मैकेनिकों के बीच में, कभी ट्रक ड्राइवरों के बीच में, कभी जो है दुकानदारों के साथ कहीं चले जाते हैं, कभी मोची के साथ। तो जो तमाम समाज के वर्ग हैं, मेहनतकश वर्ग हैं, जो इस अर्थव्यवस्था में सब अपना योगदान दे रहे हैं, जो मेहनत करे कमा खा रहे हैं, उनके बीच वो समय बिता के उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं। अभी ऑटो वालों के साथ वो बैठ गए थे एक दिन, उनके साथ पूरा उन्होंने समझा। तो ये उनका एक राजनीति की नई शैली है जो आमतौर पर मौजूदा दौर में कोई नेता जो है अपना नहीं रहा है। अभी तो पार्टियां नारा देती हैं, कुछ लोक लुभावन कार्यक्रम घोषित करती हैं और चुनाव लड़ती हैं। राहुल गांधी थोड़ा लोगों के नजदीक जा रहे हैं। और उनकी एक खास बात और भी है भाई जी, वो जब एक मुद्दा पकड़ते हैं तो फिर उस मुद्दे को लॉजिकल एंड तक ले जाते हैं। याद करिए, लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने संविधान बचाओ का मुद्दा पकड़ा था, और संविधान बचाओ का मुद्दा उन्होंने ऐसा पकड़ा कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत नहीं पा सकी अपनी ताकत से। उसके बाद उन्होंने जाति जनगणना का मुद्दा पकड़ा। अब जाति जनगणना के मुद्दे को उन्होंने इतना प्रचारित किया, इतना जोर दिया कि फिर आखिरकार केंद्र सरकार जो बहुत खिलाफ थी जाति जनगणना के, उसको भी राजी होना पड़ा और जाति जनगणना की अब तैयारी हो रही होगी उसका। अब राहुल गांधी ने युवाओं के मुद्दे को पकड़ लिया है पिछले एक साल से। नीट की परीक्षा तो अभी लीक हुई है, लेकिन राहुल गांधी पिछले एक साल से अगर आप फॉलो करें तो यूथ के मुद्दे को पकड़ के चल रहे हैं। उसमें बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली, इन तीन को लगातार वो फोकस कर रहे हैं। और इसीलिए जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, आज ही मैंने कॉकरोच जनता पार्टी के जो एक प्रवक्ता हैं, उनके आशुतोष रेखा, उनसे मैंने पूछा ही सवाल। एक कार्यक्रम में थे वो, एक चैनल के, तो न्यूज़ 24 पर थे वो। तो मैंने, हम 4-5 पत्रकार उनसे बात कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि जो जंतर मंतर पर जो भीड़ आई थी छात्रों की, युवाओं की अचानक, क्योंकि आपकी पार्टी तो 1-1.5 महीने पुरानी पार्टी थी और फिर भी लोग जुट गए, तो क्या इसके पीछे जो राहुल गांधी की मुहिम थी रही है, जो कांग्रेस पार्टी की जो मुहिम लगातार यूथ कांग्रेस में चलती रही है, उसने जो युवाओं के बीच में आक्रोश पैदा किया है, उसका भी योगदान था। तो उन्होंने बड़ी साफगोई से माना इस बात को। उन्होंने कहा, देखिए ये कोई श्रेय लेने की बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो प्रदर्शन किए, उनके युवा संगठनों ने, राहुल जी ने जो घूम घूम के जो देश में इस मुद्दे को गर्म किया, तो उसका भी असर था। उसकी वजह से भी हमारे प्रदर्शन में यूथ आए, और बाकी हम लोगों का जो प्रयास था वो तो था ही। तो उन्होंने साफगोई से मांगा, उन्होंने कहा कि ये श्रेय न हम लेंगे न उनको लेना चाहिए कि ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा किसके उस पर हुआ, हम सबके संयुक्त प्रयासों से हुआ। तो बड़ी अच्छी बात थी। तो ये मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी उस मुद्दे को लगातार उठाते रहे, और जंतर मंतर पे जब ये यूथ आके बैठे तो राहुल गांधी वहाँ गए नहीं, कांग्रेस पार्टी के लोग गए, पवन खेड़ा गए और लोग गए, वो बी श्रीनिवास जो कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, पहले सेवा दल के इंचार्ज हैं, वो, उन्होंने वहाँ बाकायदा खाने पीने का इंतजाम किया, सहयोग किया। लेकिन राहुल खुद नहीं गए। राहुल ने एक समानांतर उन्होंने सदन के अंदर दबाव बनाया। और आज अगर किसी भी युवा आंदोलनकारी से पूछे तो वो कहेगा कि हाँ, हमारी बात बड़ी ताकत के साथ अगर विपक्ष में किसी ने उठाई है सबसे ज्यादा, तो राहुल गांधी ने उठाई। और इसी वजह से सरकार को मजबूर होकर के, मतलब वो संसद के भीतर जो दबाव बना और सड़क पर जो दबाव छात्रों ने बनाया, उसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। तो इस योगदान को, जो विपक्ष का योगदान है, जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री निवास पर जाके बैठे, उसके बाद संसद में उन्होंने लगातार संसद नहीं चलने दी और एक मुद्दे को गर्म किया, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। और अब ये मुद्दा जो है जन जी का, इसने एक बड़ा काम कर दिया। बड़ा काम ये कर दिया भाई जी कि पिछले 10-12 साल से या 15 साल से, मान लीजिए मनमोहन सिंह के जमाने से ही, देश की राजनीति का विमर्श जो था वो बड़ा विभाजनकारी हो गया था।
हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, जातियों की गोलबंदी, इन सब को चलते एक अजीब सा वातावरण बन गया था। जो बुनियादी सवाल है नौजवानों के स्वास्थ्य के, शिक्षा के, रोजगार के, बुनियादी सुविधाओं के, प्रदूषण के, उन पर कहीं चर्चा नहीं होती थी, वो विमर्श से बाहर थे। जैन जी और राहुल गांधी ने कोशिश करके इन बुनियादी सवालों को सार्वजनिक विमर्श के केंद्र में ला दिया है। आज आप देखिए, जब जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इंस्टाग्राम पे आकर के छात्रों की बात को संतुष्ट करना पड़ा लगातार आकर के, और उन्होंने कानून की बात भी की, कड़ा कानून बनवाया। फिर जो है मंत्री का इस्तीफा हुआ, फिर जो है ये आप छात्रों पर मुकदमे वापस लेने की बात थी, उसमें भी वो आगे आए। हर तरह से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के लोग इन बच्चों को तमाम तरह के नकारात्मक तरीके से इनको परिभाषित कर रहे थे, देशद्रोही, संविधान विरोधी, अराजक, जाने क्या क्या कह रहे थे, उन्हीं के शीर्ष पुरुष मोहन भागवत जी को जैन जी से संवाद करना पड़ा। और मोहन भागवत जी ने क्या कहा कि तो हमारे अपने बच्चे हैं, ये देशभक्त हैं, इनको सुनना चाहिए, इनको एड्रेस करना चाहिए। वो यहाँ तक कह गए कि नेता खाली जो है चुनाव जिताने और उपदेश देने, भाषण देने से नहीं होता, वो तो साथ में रह के जो है जो काम करता और नेता बनता, मतलब इतने आगे तक चले गए। तो अब देखिए सारी पार्टियों में होड़ है जैन जी को लुभाने की, और जैन जी के जो संगठन बन रहे हैं, इसमें कॉकरोच जनता पार्टी भी एक है, उसने कहा कि सितंबर से पूरे देश में जो है मुहिम चलाएंगे कि क्या बोलती पब्लिक। इधर राहुल गांधी का छात्रों की गूंज का कार्यक्रम परवान चढ़ रहा है, कोटा में हुआ, कोटा के बाद देहरादून में हुआ, और अब प्रयागराज में, इलाहाबाद में। तो ये तीनों शिक्षा के केंद्र है। अभी पटना में होने की बात भी है, जो उनके तय कार्यक्रम के मुताबिक पटना में भी होने का है, दिल्ली में भी होने का जी। तो अपने इस कार्यक्रम के जरिए राहुल गांधी सीधे छात्रों को संबोधित कर रहे हैं और उसको सिर्फ शिक्षा प्रणाली के मुद्दे को उठा रहे हैं। कैसे जो भारत की शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा व्यवस्था है, परीक्षा प्रणाली है, उसकी वजह से नौजवान किस कुचक्र में फंसे हुए हैं, इसको बहुत शिद्दत के साथ और बड़े तरीके से वो समझा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है, और आपको भी होगी और किसी भी देश के नागरिक को होगी, कि राजनीतिक विमर्श में, सार्वजनिक विमर्श में अब नौजवानों के, युवाओं के मुद्दे केंद्र में आ गए हैं, वो सामने आ गए हैं। और जो मंदिर मस्जिद के मुद्दे और जाति ध्रुवीकरण के मुद्दे, ये सब इनके सुर धीमे हो गए हैं। भले योगी आदित्यनाथ जी बीच बीच में बोल रहे हो, लेकिन उनका भी सुर धीमा हो गया। तो जैन जी की ये योगदान है, ये उनका कंट्रीब्यूशन है, और उसमें राहुल गांधी का भी योगदान है कि ये जो मुद्दे जनता के बुनियादी मुद्दे हैं, अब उन पर बातचीत शुरू हो गई। सरकार भी उन पर बात करने के लिए विवश है, राजनीतिक दल भी उन पर बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है इस सिलसिला आगे भी चलेगा। विनोद जी, बहुत अच्छा विश्लेषण किया आपने। इसमें एक बात की तरफ और आपका ध्यान खींचूंगा, मेरी तरफ भी मेरे एक मित्र पत्रकार ने ध्यान खींचा था कि जो जंतर मंतर पर जो डिजिटल कारीगरी देखी गई, जो मौलिकता देखी गई, मीम्स बनाने की, कटाक्ष करने की, सरकार की आलोचना करने की, नए तरीके से सब बातों को कहने की, परिहास बोध, ये सब जो देखा गया वहां पे, इसके पीछे भी कांग्रेस पार्टी की तैयारी थी। यानी कांग्रेस लंबे अरसे से, कांग्रेस के जो प्रचारक हैं, उनके जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं, कांग्रेस के हर पार्टी के पास होते हैं, होने भी चाहिए। मैं तो कभी कभी सोचता हूं मेरे पास अगर कोई प्रोपेगेंडिस्ट होता तो आज की बजाय बहुत ज्यादा लोकप्रिय होता। आप भी एक प्रोपेगेंडिस्ट की मदद से ज्यादा लोकप्रिय हो सकते थे। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के और भाजपा सरकार के विरोध में जो एक मटेरियल तैयार किया था धीरे धीरे लंबे अरसे से, जो कि डिजिटल दुनिया में जमा था मटेरियल, वहां तो डिजिटल दुनिया में हर खजाना है, हर चीज का जमा हो जाता है, अकाउंट होता है एक का है, तो वो अकाउंट, वो सामग्री इस तमाम मौलिकता के पीछे थी। जी, ये एक तथ्य है, मतलब जिसको भी अगर हम देखें कि अचानक कहां से ये इतनी सामग्री फूट पड़ी, जिसने नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को और ज्यादा डैमेज किया और ज्यादा नुकसान पहुंचाया, तो उसमें पाएंगे उसके पीछे भी कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ दिखाई पड़ता है। क्या विचार है आपका? देखिए अभय जी, निश्चित रूप से कांग्रेस तो लगातार, कांग्रेस का भी अपना आईटी सेल है, सुप्रिया श्रीनेत उसकी प्रमुख हैं,
जी लगातार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान से काफी आक्रामक तरीके से सक्रिय है और बीजेपी की आईटी सेल के हर प्रचार का जवाब वो काउंटर तरीके से देती है, वो आईटी सेल कांग्रेस की। और इस आंदोलन में, छात्रों के आंदोलन में जो तमाम सारा कंटेंट आया, तो मेरे पास कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है कि कांग्रेस ने सप्लाई किया या कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस का कांग्रेस सप्लाई नहीं किया, वो चूंकि पहले से डिजिटल दुनिया में दर्ज था, मतलब जो है, हाँ, तो पहले से ही इन लोगों के ये लोग उसका संज्ञान ले चुके थे, ये मैं कह रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही, वो भी दर्ज था और दूसरा उस समय भी तैयार किया करवाया होगा कांग्रेस ने जी जब जी है, और उसको वायरल किया होगा। उसमें कोई जी ये होता है, जैसे अन्ना आंदोलन के समय बीजेपी ने बहुत सारा कंटेंट वायरल किया था तत्कालीन यूपीए सरकार के खिलाफ, तो कांग्रेस ने भी किया होगा। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, अब इसको आप अपने तरीके से जोड़िएगा। अभिजीत दीपकी जब दिल्ली आए और एयरपोर्ट पे उतरे अमेरिका से, तो उनके हाथ में सिर्फ एक तस्वीर थी डॉक्टर अंबेडकर की, और उन्होंने घोषित किया कि अंबेडकर के विचारों पर चलने वाले हैं, अंबेडकरवादी हैं। जब जंतर मंतर पर बैठे तो वहां अंबेडकर के बगल में गांधी जी की भी एक तस्वीर लग गई, और अंबेडकर के नारे लगते थे, गांधी जी के भी लगते थे, बाकी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद सबके लग रहे थे। अभी जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 2 दिन पहले, अभिजीत दीपके और आशुतोष गोयल और सौरभ दास थे, उसमें उन्होंने कहा कि हम जवाहरलाल नेहरू के सपनों का, उनके विजन का भारत बनाना चाहते हैं। अंबेडकर, गांधी और जवाहरलाल नेहरू तीनों को उन्होंने लिया और विस्तार से बताया कि जवाहरलाल नेहरू कैसे मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट थे, और उन्होंने जो है जो विजन जो वैज्ञानिक सोच का और जो एक आधुनिक भारत की कल्पना की थी, हम उस तरह का भारत बनाना चाहते हैं। ये सवाल आज मैंने जब पूछा कार्यक्रम में आशुतोष गोयल से, तो उन्होंने और इसकी विस्तृत व्याख्या की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में नेहरू को जिस तरह से खाली कांग्रेस का नेता बना दिया गया और उनको बड़ा डिमीन किया गया, वो गलत है। नेहरू तो पूरे देश के नेता थे, राष्ट्र के निर्माता थे, विजनरी थे, और उन्होंने आईआईटी, आईआईएम, इसरो और तमाम सारे मेडिकल संस्थान, उनका शिक्षा के क्षेत्र में जितना काम नेहरू ने किया, उसी से देश आज यहाँ तक पहुंचा। मतलब उन्होंने नेहरू को, अब आप सोचिए कि मौजूदा निजाम जो है उसकी नेहरू पर क्या राय है, और ये जो नौजवान हैं आंदोलन वाले, अब वो अंबेडकर से चल के नेहरू तक पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से अब अगर आप देखें तो उनकी नजदीकी कांग्रेस के साथ दिखाई पड़ रही है। तो देखिए, अंबेडकर और गांधी तो सब जगह आज सबके यहाँ फोटो लग जाता है, कांग्रेस वाले भी लगा लेंगे, बीजेपी वाले भी लगा लेंगे, समाजवादी पार्टी वाले भी लगा लेंगे, बीएसपी वाले भी लगा लेंगे, अब तो कम्युनिस्ट भी लगाने लगे। लेकिन नेहरू का फोटो लगाना साथ में, वो एक स्पष्ट विचारधारा रेखांकित करता है, और वो वैचारिक रूप से जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और लोकतांत्रिक की जो विचारधारा में नेहरू का योगदान है, उसके नजदीक ले जाता है। तो कहीं ना कहीं जेन जी, जो युवा जनरेशन है, वो इस विभाजनकारी राजनीति, विभाजनकारी विमर्श से परेशान रही। उसको लगता है कि उनके मुद्दे इस विमर्श में कहीं खो गए, उनको भुला दिया गया, उनको अनदेखा कर दिया गया, और आज स्थिति ये है कि कहीं पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं परीक्षा रद्द हो रही है, कहीं शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है कि आम आदमी के व्यक्ति के लिए वो मुश्किल है, और नौकरियां बिल्कुल सिकुड़ती जा रही हैं। तो वो सारे सवाल उनको लगता है केंद्र में आने चाहिए, और इसीलिए जेन जी यानी ये जो युवा पीढ़ी है, वो अब बजाय उस विभाजनकारी विमर्श के, वो नेहरू को याद कर रही है, वो गांधी को याद कर रही है, अम्बेडकर को याद कर रही है, पटेल को याद कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे वैचारिक और राजनीतिक पूर्वज हैं स्वतंत्रता आंदोलन के, वो उनको याद कर रही है। और इसमें मैं फिर कहूँगा कि राहुल गांधी का बड़ा योगदान इसलिए है कि राहुल गांधी ने ही एड्रेस किया नौजवानों, युवाओं के, जन जी के सवालों को सबसे पहले पूरी शिद्दत के साथ और दृढ़ता के साथ, और जो एक किसी मुद्दे को लेके एक ईमानदारी होनी चाहिए, वो उनके उसमें दिखती है। और इसीलिए उनकी सभाओं में युवाओं की भीड़ आ रही है, छात्रों की भीड़ आ रही है, अभ्यर्थियों की भीड़ आ रही है, और उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं, संवाद हो रहा है, वो चाहे देहरादून हो, चाहे वो कोटा हो, चाहे प्रयागराज हो, हर जगह। और अब तो वो इंस्टाग्राम पर भी आ गए हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पर भी सवालों के लिए खोल दिया है अपना एक प्लेटफॉर्म कि हमसे आप सवाल पूछिए, नौजवानों से जुड़ने के लिए। तो मुझे लगता है
आने वाला राजनीतिक विमर्श, आने वाले दिनों की राजनीति वो युवाओं के इर्द गिर्द होगी, और आने वाले चुनावों में भी, अभी विधानसभा के चुनाव हैं 2027 में 4-5 राज्यों में, उसमें और आगे जितने भी चुनाव होंगे उसमें युवाओं के मुद्दे सबसे केंद्रीय विमर्श में रहेंगे। विनोद जी, ये जो आपने नेहरू वाली बात कही, जी, मैं निसंकोच कहूंगा कि ये बिल्कुल नई बात है। ये मैंने किसी अपने और साथी, मित्र और सहयोगी पत्रकार से नहीं सुनी। मैंने किसी अखबार में, मैं बहुत अखबार पढ़ता हूं, आप तो जानते ही हैं, रोज सवेरे उठ के आप भी पढ़ते हैं, मैं भी अखबार पढ़ता हूं। हम लोग तो अखबार जीवी हैं, कोई हमें कहने में संकोच नहीं है, खुद अखबार बनाते रहे और अखबार पढ़ के जिंदा है। तो ये जो आपने ये जो बात विश्लेषणात्मक जो बिंदु दिया है आपने, ये बिल्कुल नया है। यानी 12 साल तक, 12.5 साल तक जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ एक सरकार प्रचार चलाती है, नेहरू की छवि को तार तार करने की कोशिश की जाती है, नियोजित रूप से की जाती है, दिन रात की जाती है, और उसमें देश का सर्वोच्च नेता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम लोग, भाजपा का आईटी सेल, नरेंद्र मोदी वगैरह सब लगे रहते हैं। इतना बड़ा नेहरू विरोधी उद्यम हुआ इस देश में पिछले 12.5 साल से लगातार चल रहा है, उसकी काट नहीं थी। लेकिन अचानक जवाहरलाल नेहरू प्रकट होते हैं जैन जी के मंच पर, और अकेले नहीं प्रकट होते हैं, एक त्रिमूर्ति होती है, गांधी, नेहरू और अंबेडकर की। अब आप बताइए, ये जो त्रिमूर्ति है गांधी, नेहरू, अंबेडकर की, ये तो वास्तव में जिस तरह का भारत होना चाहिए उस तरह की भारत की स्पष्ट रूप से नुमाइंदगी करती है। इस त्रिमूर्ति के साथ बहुत सारी अदृश्य मूर्तियां भी हैं, जिनका हम लोग नाम ले सकते हैं, अभी कोई जरूरत नहीं है, आगे आने पर उनका भी नाम लिया जाएगा। इसकी इन त्रिमूर्ति के साथ लोहिया की मूर्ति है, इस त्रिमूर्ति के साथ नरेंद्र देव की मूर्ति है, इस त्रिमूर्ति के साथ जयप्रकाश नारायण की मूर्ति है, और कई मूर्तियां हैं इसके साथ, वामपंथी आंदोलन के नेताओं की मूर्तियां हैं, वो सब हैं। लेकिन ये बुनियादी मूर्ति है। मुझे याद पड़ता है प्रोफेसर रजनी कोठारी से मैंने पूछा था कि देश का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन सा हुआ, तो उन्होंने कहा निस्संदेह जवाहरलाल नेहरू। साफ उन्होंने कहा। उनकी इंदिरा गांधी भी उस हद तक पहुंच सकती थी, बशर्ते उन्होंने 2 लड़कों को अपना बेटा मानने की बजाय सारे देश के लड़कों को अपना बेटा माना होता। ये कोठारी साहब का कहना था। लेकिन नेहरू को उन्होंने कहा था कि सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री थे भारत के। और अगर जैन जी इसको दोबारा, जिसे कहते हैं, दोबारा मजबूती के साथ सब लोगों के सामने रख रहा है, तो इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी का 12.5 साल का जो कुप्रचार था वो पल भर में तार तार हो गया। अब उनके पास इसका खंडन करने के लिए कोई हथकंडा नहीं है। इसका खंडन करेंगे तो जैन जी की नाराजगी झेलेंगे, इसलिए सब चुप हैं। जैन जी का जो नेहरू, गांधी, अंबेडकर प्रेम है, या इस तरह कहिए आप, गांधी, नेहरू, अंबेडकर प्रेम है, इस क्रम से कहिए, हायरार्की क्रम, तो ये गांधी सबसे ऊपर है, फिर नेहरू, फिर अंबेडकर है। ये जो क्रम है, इसका अगर वो लोग खंडन करते हैं, अब उनका तरीका क्या है, वो तो पोस्टर निकाल रहे हैं, एक जैन जी के साथ में नरेंद्र मोदी पीठ लगाए खड़े हुए हैं, जनता के मोदी भी लोकप्रिय हैं, जैन जी भी लोकप्रिय है, हम जैन जी में भी विश्वास करते हैं, मोदी भी विश्वास करते हैं। इस तरह की पोस्टरबाजी से वो उस क्षति की पूर्ति करना चाहते हैं जो कि हो गई है। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है विमर्श के क्षेत्र में। विनोद जी। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं भाई। कोशिश तो ये हुई कि नेहरू को इतना लांछित कर दिया जाए, लोग नेहरू का नाम लेते वक्त जो है 10 बार सोचे कि सम्मान से लिया जाए कि न लिया जाए। ये कोशिश तो की गई और बड़े सुनियोजित तरीके से की गई। नेहरू के तमाम कथित रूप से जो चित्र सोशल मीडिया पे डाले गए, यहाँ तक कि वो अपनी बहन के साथ हैं, भांजी के साथ हैं, अपने भतीजी के साथ, तब भी उनको ऐसे प्रचारित किया गया जैसे पता नहीं वो कितना विलासी हो। और संसद तक में देखिए अभी किस तरह से एक सांसद ने नेहरू के बारे में क्या क्या नहीं बोला, और सदन सुनता रहा और लोग सुनते रहे और सत्ता पक्ष सुनता रहा और सब नेता बैठे रहे, इस पीठ से भी किसी ने आपत्ति नहीं की। ये सब हुआ। ऐसे माहौल में हम लोग तो अपने स्तर पर जहाँ विरोध कर सकते थे करते थे, भाई ठीक है, नक्कार खाने में तूती की आवाज की तरह आप हो गए, हम लोग भी जो भी को लगता था। लेकिन जब ये बात अभिजीत दीपके ने कही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब ये बात सौरभ दास ने कही, जब ये बात आशुतोष रंका ने कही, और उसके बाद आज उस टीवी कार्यक्रम में आशुतोष रंका ने पूरा कहा, तो मुझे बहुत भीतर से प्रसन्नता हुई कि चलो हमारी नई पीढ़ी, हमारी जल्दी हमारी युवा पीढ़ी वो नेहरू के योगदान को अगर रेखांकित कर रही है, तो फिर नेहरू को तो
मिटा पाना संभव नहीं है किसी के लिए। और वो सामने है योगदान भाई नेहरू का। बिल्कुल बिल्कुल। हम आपको चमचागिरी नहीं कह रहे हैं नेहरू की, ना हमने नेहरू से, नेहरू के परिवार से, नेहरू की पार्टी से कुछ लिया है, हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, लिया ना मैंने लिया ना किसी ने। हम तो जो यथार्थ जो इतिहास में दर्ज है वो उसकी बात कर रहे हैं। आज जो बड़े बड़े संस्थान जिनके नाम पर हम भारत को सुपर पावर बनाने का सपना देख रहे हैं, विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं, उनकी बुनियाद कब किसने डाली, उनका विजन किसका था? आप देखिए आज मंगलयान तक की बात हो रही है, सूरज तक जो है भेजने की बात हो रही है, चंद्रयान पे हमने सफलता झंडे गाड़ लिए, तो इसरो किसने किसका कॉन्सेप्ट था? भारत अगर परमाणु शक्ति बना, 74 में इंदिरा गांधी के समय विस्फोट हुआ और फिर अटल जी के समय हुआ, तो उसकी बुनियाद में भी तो नेहरू और भाभा का पूरा योगदान था। अगर मेडिकल साइंस में एम्स जैसे संस्थान बने तो कौन उसके पीछे था? आईआईटीज के पीछे कौन था? आईआईएम के पीछे कौन था? और फिर ये तो मैं शिक्षा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, विज्ञान के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। अब फिर आप भाखड़ा नांगल से लेकर के सारे बांधों को देख लीजिए, फिर आप बहुत सारे मतलब इस देश के पूरे सार्वजनिक क्षेत्र को देख लीजिए। तो नेहरू के योगदान को आप कैसे खत्म कर देंगे? और नेहरू का देखिए पर्सनल एजेंडा, ये जैन जी इस बात को समझ रही है, ये कि नेहरू का पर्सनल एजेंडा नहीं था, नेहरू का वैचारिक एजेंडा था, राजनीतिक एजेंडा था, और एक धर्मनिरपेक्ष भारत, वैज्ञानिक भारत बनाने का एजेंडा था। इसीलिए उन्होंने कल्पना की थी और कहा था कि हर गांव में विज्ञान मंदिर बनना चाहिए। ये कोई यहाँ मंदिर बनाने की बात हो रही है लेकिन विज्ञान मंदिर की बात नहीं हो रही है, नेहरू ने की थी। तो अगर जैन जी इसको समझ रहा है इन चीजों को, इसीलिए जहां गांधी का त्याग, तपस्या, संघर्ष, सत्य, सत्याग्रह, अंबेडकर का संघर्ष, संगठन, वैचारिक उनकी दृष्टि, समता और नेहरू का विजन, अगर ये तीनों मिल जाते हैं, और आपको अगर ज्यादा है तो आप पटेल को भी जोड़ लीजिए, भगत सिंह को जोड़ लीजिए, लोहिया को जोड़ लीजिए, आप उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबको ही अलग अलग, मौलाना आजाद को जोड़ लीजिए, सब एक ही मंजिल के तरफ चलने वाले राही थे। बिल्कुल। तो जो हिंदुस्तान की तस्वीर बनती है वो अपने आप महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें सावरकर नहीं है कहीं इस पूरे उसमें, और ना जैन जी ने कभी उनका जिक्र किया। तो ये बात काबिले गौर है अभय जी कि अगर जैन जी के विचार प्रवाह में नेहरू आते हैं, भगत सिंह आते हैं, ये सारे लोग होते हैं, तो कम से कम हम इस बात से मुतमईन हो सकते हैं कि उनकी एक स्पष्ट राजनीतिक विचारधारा है, एक वैचारिक धारा है, जिसमें वो सांप्रदायिकता पर समझौता नहीं करेंगे, वो जातिवाद की राजनीति नहीं करेंगे, वो परिवारवाद की राजनीति नहीं करेंगे, और युवाओं के मुद्दों को उठाएंगे। आज जैसे अभिषेक रंका से पूछा हम लोगों ने कि भाई आपको राजनीतिक पार्टी बनाने का इरादा है कि नहीं? बोले फिलहाल इस सवाल पर हम लोगों ने विराम लगा दिया है कि अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम एक सोशल, सामाजिक राजनीतिक मंच के रूप में काम करेंगे, प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करेंगे, और विवश करेंगे सरकारों को, चाहे किसी दल की सरकार हो, कि यूथ एजेंडा जो है उस पर काम करें, उनके सवालों पर सोचें, उनके सवालों को एड्रेस करें। तो उन्होंने विकल्प खुला छोड़ा है आगे के लिए, एकदम 100% रूल आउट नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी ऐसा नहीं है। अच्छी बात है, कल को पार्टी बनाते हैं तो क्या बुराई है, लेकिन अगर वो एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम कर रहे हैं तो ये देश के लिए भी अच्छा है, और समाज के लिए भी अच्छा है, और भारतीय राजनीति के लिए भी अच्छा है। और फिर मैं कहूंगा अभय जी, इसका श्रेय राहुल गांधी को देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। में राजनीतिक दलों में कांग्रेस जनता पार्टी तो बाद में आई है, इस सवाल जमीन तो उन्होंने ही तैयार की, जिस जमीन पर ये लोग चल रहे हैं वो उन्हीं की तैयार की हुई है, राहुल गांधी ने एड्रेस किया है लगातार।